नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस पर लोकसभा में चर्चाएं तेज हैं। महिलाओं को लेकर के यहां पर लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित करने की बात चल रही है। पक्ष और विपक्ष इसको लेकर के कुछ मामलों में सहमत भी हैं, कुछ मामलों में विपक्ष जो है विरोध भी कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नारी शक्ति अधिनियम है क्या, ये किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, साथ ही साथ विपक्ष का किन मुद्दों पर विरोध है इस बिल को लेकर के, विपक्ष को किस बात से डर है, और साथ ही साथ में उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्यों हो गया है, मतलब दक्षिण भारत में इसका क्यों विरोध हो रहा है, आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि टेक्स्ट बुक आपके साथ फ्रॉड किया हुआ है, या टेक्स्ट बुक के साथ मतलब आप जुड़ करके ठगा ठगा महसूस कर रहे हो कि मतलब आपसे कहा गया कि अगर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देना है, टेक्स्ट बुक पास प्रो लो एसएससी बैंकिंग वगैरह के लिए, फिर जैसे अगर आपको नीट वगैरह लेना है टेक्स्ट बुक पास प्रो एलाइट लो, इसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लो, अलग अलग तरीके का होता था। इसके अलावा जब आप पेमेंट करने जाओ तो पता लगता था प्लेटफॉर्म फीस अलग से काट लिया जाता था। तो अब इन सब के लिए अब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इन सब की जगह पर अब आ गया है टेक्स्ट बुक पास, मतलब टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, पास एलाइट, ये सब खत्म करके अब टेक्स्ट बुक पास आ गया है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पास लेना है। और हाँ, घबराइए मत, जो लोग ले चुके हैं मतलब एग्जिस्टिंग यूजर हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो के, पास प्रो मैक्स के या एलाइट के, उनको कुछ नहीं करना है। उनको सिंपली जाकर गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप अपडेट कर लेना है और उनके में ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पास हो जाएगा, जितना भी वैलिडिटी बाकी होगी उसी हिसाब से। बाकी जो नए यूजर हैं उनको टेक्स्ट बुक पास लेना है। अब सिर्फ एक पास रहेगा, वो सभी एग्जाम के लिए रहेगा। बिल्कुल आपको टेंशन मुक्त हो जाना है, क्योंकि इसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 1000 से ज़्यादा एग्जाम्स के। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए तो वो सब भी मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी एग्जाम्स को कवर करता हुआ ये रहेगा, चाहे आप एसएससी, यूजीसी नेट, बैंकिंग, आरआरबी, रेलवे के और यूपीएससी के, नीट के, किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबका मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ टेक्स्ट बुक पास में मिलेगा। मतलब अब एक टेक्स्ट बुक पास और रहो बिंदास, है ना। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के रजिस्टर कीजिए। और अगर आप पहले से यूजर हैं तो आपको सिंपली मोबाइल को ऐप को अपडेट कर लेना है। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आप जानते हो लोकसभा जो है ये अपना संसद का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है, निम्न सदन है या आम सदन भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो आम जनता द्वारा चुन करके जाते हैं। फिर राज्यसभा है जिसे उच्च सदन कहते हैं या अपर हाउस कहते हैं, और उसके बाद एक और अंग है संसद का, राष्ट्रपति। बिना इन तीनों के सहमति से कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जिक्र अभी आगे आएगा। कोई भी बिल को, कोई भी विधेयक को अगर अधिनियम या कानून बनाना है, एक्ट बनाना है, तो फिर इन तीनों सदनों से वो पास होना चाहिए। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ना, इसमें तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, जो कि एनडीए के पास नहीं है। अब एनडीए इसी 2/3 बहुमत की तरफ मतलब इसीलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है सभी सांसदों से कि भाई सब लोग जो हैं इसके पक्ष में वोट करो। संसद में इसको लेकर के काफ़ी चर्चा पर चर्चा चली, पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। आज की वीडियो में उन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान सबकी अट्रैक्ट करने वाली, खींचने वाली रही, वो ये कि इसी बिल को लेकर के केंद्र सरकार चाहती है लोकसभा का परसीमन हो जाए। लोकसभा परसीमन मतलब लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाएं। कल मैंने आपको इस पर एक वीडियो दी थी कि जिसमें बताया था कि लोकसभा में सीटें अब बढ़ेंगी, 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार करके सांसदों के पास भेजा गया है और सहमति के लिए इसकी सहमति मांगी गई है। और आप जानते हो नया वाला जो संसद भवन बना है उसमें ऐसी क्षमता भी है, 850 की क्षमता भी है। हालांकि उसमें 1000 तक की भी क्षमता है, अगर एक साथ सेशन बैठता है तब के लिए भी। तो 850 अगर सीट हो जाती है, इसी को लेकर के विवाद हो रहा है कि 850 जो सीटें कर रहे हो ये गलत तरीके से कर रहे हो। कैसा तरीका गलत भाई? सीटें बढ़ाने को लेकर के किसी को वो नहीं है, मतलब कि सब कह रहे हैं हाँ ठीक है समय आ गया है सीटें बढ़ना चाहिए। एक्चुअल में सीटें जो होती हैं लोकसभा में, जो सीटें जाती है मतलब कि जो आपके प्रतिनिधि जाते हैं, उनको जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर डिवाइड करके बांटा गया रहता है। मतलब जैसे एक सांसद है, उसका सांसद का एक जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है कि ये फला जनसंख्या, इतनी जनसंख्या के लिए पीछे एक सांसद होंगे। अब जनसंख्या चूंकि लगातार बढ़ती जा रही है, लास्ट परसीमन 2002 में हुआ था, तो 2002 से लेकर 2011 में जनगणना हुई नई वाली, फिर उसके बाद फिर 2026 में अब नई जनगणना फिर से शुरू हुई है। तो 2002 से 2026 मतलब 24 साल हो गए।
24 साल में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी होगी, खास करके तो उत्तर भारत में। तो इसको लेकर के समय समय पर सीटें बढ़ाई जाती रही हैं। तो अब 2026 में लोकसभा में सीटें बढ़ाए जाने के लिए यहाँ पर बात रखी गई है और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जिससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये विधेयक 2029 वाले ही चुनाव में लागू हो सके। एक्चुअली में नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम था ये 2023 में आया था, ये 2023 में पारित किया गया था और ये कहा गया था कि उस टाइम जब पारित होगा तो उसके बाद फिर जब नया जनगणना होगा, फिर नई जनगणना के अनुसार उसके जो डाटा आएंगे, आंकड़े आएंगे, उनके अनुसार होगा लोकसभा में परसीमन, यानी लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाएंगी और फिर जब लोकसभा में सीटें बढ़ जाएंगी तब 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सब होते होते 2029 बीत जाएगा, तो यानी फिर उसके बाद अगले वाले लोकसभा चुनाव में अप्लाई होगा, यानी 2034 वाले लोकसभा चुनाव में ये अप्लाई होता कि 2034 में जाकर के महिलाओं की संख्या 33% होती लोकसभा में। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम इसको चाहते हैं कि बस अगले ही लोकसभा में ये चीज़ आ जाए। अब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी हो गया है कि 33% कम से कम रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो इसके लिए इनका तर्क ये है कि वर्तमान में जो जनगणना के डाटा प्राप्त हैं, यानी 2011 वाला, इसी जनगणना के आधार पर परसीमन कर दिया जाएगा और इसी परसीमन के आधार पर सीटें 850 कर दी जाएंगी और इसी 850 में से 33% सीटें महिलाओं को दे दी जाएंगी, यानी फिक्स कर दी जाएंगी। तो जब ये सब हो जाएगा तो यानी 2029 वाला जो लोकसभा चुनाव है उसी चुनाव में ये चीज़ें लागू हो जाएंगी, यानी उसी लोकसभा के चुनाव में 33% सीटें रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। ये कहना है सत्ता पक्ष का। अब विपक्ष यहीं पर इस बात का विरोध कर रहा है। देखो, दो जगहों पर दो प्रकार से विरोध हो रहे हैं। एक तो कि इसको अभी के जो नई जनगणना हो रही है उसके बाद लागू करो, दूसरा दक्षिण भारत में विरोध हो रहा है, उसकी अलग कहानी है, दोनों की मैं बात करूंगा। तो पहले तो जो अभी के टाइम पर जो विपक्ष हैं उनका ये कहना है कि लोकसभा जो परसीमन कर रहे हो ये 2011 की जनगणना के अनुरूप कर रहे हो, ये गलत है। क्योंकि नई जनगणना जब आ रही, आज अखिलेश यादव जी ने कहा भी संसद में कि जो नई जनगणना आ रही है उस नई जनगणना के आधार पर तब से उसके बाद लोकसभा में परसीमन करो, तब तो समझ में आता है। क्योंकि नई जनगणना आएगी, नए डाटा आएंगे, फिर पता लगेगा कि भाई कहाँ पर किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। और इस बार की जनगणना जातिगत आधारित भी जनगणना होने वाली है, तो वैसी भी सीटें, उसकी भी आरक्षण, क्योंकि जातिगत सीटें भी आरक्षित होती हैं, वो भी आंकड़े पता लग जाएंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन किसका कितना कहाँ पर होना चाहिए ये पता लग जाएगा। मतलब ओवरऑल एक फ्रेश जनगणना की डाटा जब रिलीज होगा तो उसके बाद परसीमन करना थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, और ज़्यादा कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर उतना और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि अभी 2011 की जनगणना के अनुसार अभी सीटें बढ़ा दोगे, बाद में पता चला नई जनगणना आई उसमें डाटा सब उलट पुलट हो गया। और वैसे भी आप देख रहे हो कि कई जगहों पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कई जगहों पर घट रही है, कई जगहों पर पलायन वगैरह वाली भी स्थितियाँ आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए हैं 2011 से लेकर के अब तक। तो ऐसे में अगर नई जनगणना के अनुसार अगर करोगे तो फिर उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये कहना है विपक्ष का। सत्ता पक्ष का कहना है नहीं, हम चाहते हैं कि 2029 वाले में ही लागू हो जाए, इसलिए क्योंकि अब महिलाओं की बहुत ज़्यादा नीड हो गई है कि महिलाएं जब तक अब 33% नहीं आ जाएंगी तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। इतने साल तक इनको याद नहीं आया था, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है 2029 के चुनाव में। तो कुल मिलाकर के आपको बात समझ में आ गई होगी कि सरकार की मंशा ये है कि कहीं ना कहीं इसको जल्द से जल्द नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ही परसीमन करा लिया जाए इसी के बहाने। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में दिक्कत यह है कि इसका कोई विरोध कर नहीं सकता, कोई भी पार्टी हो। अगर इसका विरोध करेगी, भाई कोई है पार्टी जो इतना बड़ा रिस्क लेगी कि महिलाओं को हम आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, महिलाओं को हम नहीं रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कोई नहीं करेगा विरोध। तो इसी के आड़ में लोकसभा परसीमन कराने की यहाँ पर मंशा दिखाई दे रही है साफ साफ तौर से। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, जब ये कह रहे हैं ठीक है 2011 वाली जनगणना के अनुसार करा लेना चाहिए, अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, समय आ गया है। तो भाई समय 2023 में जब ये पारित किए थे उसके बाद कितने सेशन लगे लोकसभा के, मतलब हर साल 3 बार बैठकें होती हैं, संसद का सत्र चलता है, बजटकालीन सत्र, उसके बाद फिर मानसून सत्र जो होता है, उसके बाद फिर शीतकालीन सत्र होता है। 2023 के बाद 2024 में चलो मान लो चुनाव था, 2025 भी रहा, 2026 आ गया है। और ये तो 2026 में ये जो अभी सत्र बैठा है ये 3 दिवसीय स्पेशल सेशन बुला करके किया गया है, मतलब 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। तो यही विशेष सत्र और पहले भी कई बार बुलाया जा सकता था, बहुत बार मौका मिला होगा, है ना। तो ये कहना कि बस अब बहुत ज़्यादा नीड हो गई है कि बस अब लाया ही जाए आरक्षण,
इसका कहने का तर्क बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और कोई पार्टियां इस चीज़ का रिस्क ले नहीं रही हैं कि कैसे खुलकर विरोध करें इस चीज़ का, कि हाँ ये लाना ही चाहिए या नहीं लाना चाहते हैं अभी। लेकिन लोग इसका विरोध जरूर कर रहे हैं कि लोकसभा में जो सीटें हैं ये जो बढ़ाई जा रही हैं ये अभी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, नए जनगणना के अनुरूप बढ़ाई जानी चाहिए। अब देखो दूसरा विवाद समझते हैं। जो दूसरा विवाद है वो है दक्षिण भारत को लेकर। दक्षिण भारत वाले लोग ये कह रहे हैं कि साहब पहले तो आप कहते थे कि जनसंख्या नियंत्रण करो नियंत्रण करो, 1970 के दशक से ये कहते आए थे कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है ना। तो दक्षिण भारत के लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा अवेयर थे और उनका साक्षरता भी बहुत अच्छा था। वो लोग जो हैं प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और जनसंख्या नियंत्रण भी हुआ, काफ़ी कंट्रोल हुआ। अब उसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है, जबकि उत्तर भारत में इसके उलट हुआ, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जनसंख्या विस्फोट भी हुआ। अब उसका उनको भुगतना ये परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है कि जब ये परसीमन आएगा तो अगेन इसमें सीटें जो निर्धारित होंगी वो पॉपुलेशन के अनुसार डिवाइड होंगी, मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा जनसंख्या जिसकी उसका रिप्रेजेंटेशन उतना ही। तो अब उत्तर भारत में ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यानी ज़्यादा सीटें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे बात किया जा रहा है उत्तर भारत में, केवल उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो इसमें 80 सीटें हैं वर्तमान में और 40 सीटें और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोचिए 120 सीट अकेले उत्तर प्रदेश से हो जाएगी अगर, तब सोचिए ये अनुमान है अभी वैसे, तो 120 सीटें अगर केवल उत्तर प्रदेश से हो जाएंगी तो जो हिंदी भाषी वाले जो पार्टियां हैं, खास करके जैसे उत्तर भारत में जो पॉपुलर पार्टियां हैं, चाहे यूपी की पार्टियां कोई ले लो, चाहे बिहार की ले लो, चाहे मध्य प्रदेश राजस्थान में कोई भी ले लो, तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं या ऊपर के उत्तर भारत के जो हिंदी भाषी दल हैं, इनको बड़ा आसान हो जाएगा लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने में और किसी प्रधानमंत्री को मतलब नियुक्त होने में इनकी अहम भूमिका रहेगी करने में। और वहीं दक्षिण भारत वाले लोग, इनका जब परसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी तो, लेकिन बहुत कम बढ़ेंगी या हो सकता है कहीं कहीं पर बढ़े ही ना। तो इससे ये नाराज हैं कि भाई अगर कर रहे हो परसीमन, जो कि करना ही है, उस समय के साथ करा ही जाता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा, तभी वो आम जनता तक अपनी बातें मुद्दे पहुंचा पाएंगे। तो अगर परसीमन कर ही रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम लोगों से पहले कहा गया था कि जनसंख्या नियंत्रण करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, तो उसका हमें खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब फिर दिक्कत वाली बात है, तब हम विरोध करेंगे इस चीज़ का। उत्तर भारत में पॉपुलेशन बढ़ा है, वहाँ के लिए कोई अलग फार्मूला बनाओ, लेकिन दक्षिण भारत का भी रिप्रेजेंटेशन उसी अनुपात में या उसी हिसाब से होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि भाई उत्तर भारत में प्रमोट कर लो, दक्षिण भारत में रैली ही ना करने जाओ तब भी कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं आप भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे अगर 850 सीटें हो जाएंगी तो महिलाओं की टोटल संख्या 272-73 पर आ जाएंगी। सोचिए जितनी सीट के बहुमत के लिए पहले चाहिए थी, है ना, 273 ही सीटें तो पहले चाहा करती थी कि 543 में 272 प्लस जो आ जाए वही पूर्ण बहुमत सरकार है। उतनी सीटें केवल महिलाओं की रहेंगी रिजर्व, है ना। महिलाओं का सफ़र जो है ऐसा नहीं है कि शुरू से नहीं था लेकिन बहुत कम था। मतलब जब संविधान सभा जब बनी, जिसके पहली लोकसभा आप कह सकते हो जिसने संविधान बनाया, तो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें शुरुआत में 24 से आंकड़ा शुरू हुआ था। हालांकि 15 महिलाएं फिर बाद में बची थीं और फिर वो संख्या कम भी हुआ, ज़्यादा भी हुआ, समय समय पर बढ़ता घटता रहा। अभी की अगर बात करें 13.6% है, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट मैं अभी बता रहा हूँ, 13.6% अभी महिलाएं हैं पूरी लोकसभा में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित सीटों में भी लागू होगा ये आरक्षण, तो यानी कि टोटल 33% रहेंगे। तो अब ये थी इन्फॉर्मेशन जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जिसके तहत लोकसभा में सीटें बढ़ाई जानी है, 33% तक रिजर्व करनी है। और आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैंने पक्ष की और विपक्ष की दोनों की बातें आपको बताई हैं। आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपको उन साथियों के साथ जिनको ये शेयर करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।